हितकारी स्वर्ण जयंती समारोह समिति की इस टोली बैठक में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और जैसी कि हमारी परंपरा है कि कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम वंदना और कार्यक्रम रखते हैं। तो मेरा रहेगा सर्व हितकारी विद्यावंदन बलवाड़ा जी के दर्शकों के साथ जो दीप दलन व वंदना दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसंपदं, बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुन्देन्दु मातृ प्रणाम 1 2 3। आज हमारे बड़े ही हम भी भाग्यशाली हैं। सर्वहितकारी स्वर्ण जयंती और में जो गतिविधियां हुई और जो कार्यक्रम आगे होने वाले हैं उससे हम भी भागीदारी, हमारी भी भागीदारी है, इसलिए हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। अब मैं अपने इस स्वर्ण जयंती समारोह की जो समिति को चंद्रकांत गुप्ता जी, इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिकारी
श्री चंद्र दासगुप्ता। श्री चंद्र दासगुप्ता जी। आवाज आ रही है जी मेरी अब? जी जी बोले। नमस्कार सभी को। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ माननीय श्री जे.एम. काशीपति जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री विद्या भारती हमारे साथ हैं। आप मूलतः कर्नाटक से हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर संघ की परंपरा अनुसार राष्ट्र सेवा में समर्पित आपने अपना जीवन प्रचारक के रूप में शुरू किया। 1977 में आपने प्रचारक जीवन अपनाया। उसके बाद विशाखापट्टनम नगर व बाद में विशाखापट्टनम विभाग प्रचारक रहे आप। संघ में आंध्र प्रांत के शारीरिक प्रमुख भी रहे आप। हैदराबाद केंद्र में रहते हुए आपने प्रांत मंत्री, संगठन मंत्री का दायित्व देखा। सन 2010 में अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री का दायित्व आपको मिला और 2017 से आप अखिल भारतीय संगठन मंत्री विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के हैं और आज हमारे बीच आप रहेंगे। हमारे साथ विशेष रूप से जुड़े हैं माननीय श्री विजय नड्डा जी, संगठन मंत्री उत्तर क्षेत्र विद्या भारती। माननीय विजय नड्डा जी ने अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रचारक बने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते आपने जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक और बौद्धिक प्रमुख का दायित्व निभाया। फिर आप विद्या भारती पंजाब के माननीय संगठन मंत्री बने और आज आपके पास उत्तर भारत क्षेत्र और पंजाब विद्या भारती का संगठन मंत्री के नाते दायित्व है। आप मूलतः हिमाचल से हैं। हमारे साथ बालकिशन जी, माननीय बालकिशन जी जुड़े हैं, सह संगठन मंत्री उत्तर क्षेत्र विद्या भारती। आप मूलतः हरियाणा के निवासी हैं। माननीय बालकिशन जी विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री हैं। आपने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद एयरफोर्स में एक सैनिक के नाते कार्य किया। इसके बाद से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने लगे और बाद में अपनी नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन गए। प्रचारक के रूप में आप नगर प्रचारक, जिला प्रचारक तथा विभाग प्रचारक रहे। फिर आप अप्रैल 2010 से अप्रैल 2019 तक हरियाणा प्रांत के माननीय संगठन मंत्री रहे। मई 2019 से आप विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के सह संगठन मंत्री हैं। आपका स्वागत है। माननीय हर्ष कुमार जी मूलतः दिल्ली के निवासी हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पिछले 40 वर्षों से प्रचारक हैं। पिछले 25 वर्षों से आप विद्या भारती से अपने अनेकों दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर, हरियाणा एवं असम के माननीय संगठन मंत्री भी रहे। वर्तमान में आप विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के सेवा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्रीय प्रमुख का दायित्व निभा रहे हैं। आपका केंद्र जालंधर है। श्री राजेंद्र कुमार जी मूलतः हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा पूर्ण करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और फिर संघ से विद्या भारती में हिमाचल प्रदेश के माननीय संगठन मंत्री के नाते 11 वर्षों तक मार्गदर्शन किया। आजकल आप विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के प्रचार विभाग का मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपका केंद्र भी जालंधर है। हमारे साथ माननीय अशोक पाल जी जुड़े हैं, अध्यक्ष उत्तर भारत विद्या भारती उत्तर क्षेत्र विद्या भारती।
आप संत महाराज जी का आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहा है और आशा करता हूं कि इसी प्रकार आगे भी हमारे पर उनकी कृपा बनी रहेगी। आगे मैं जिन महान हस्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं उनका नाम सुनकर शायद आज मां सरस्वती भी मुस्कुरा रही होंगी, इतने गौरवान्वित हो रही होंगी कि एक साथ इतने सितारे एक ही मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये महान शिक्षाविद, विचारक, समाज सुधारक और अपने अपने क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंचे हुए लोग हैं। सबसे पहले मैं शुभागमन करता हूं डॉक्टर एच.एस. बेदी जी से। ये चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला से। आपका आने का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर राजकुमार जी, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर आर.पी. तिवारी जी, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा। डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री जी, ये भी वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला से हैं। आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। हमारे मार्गदर्शक कहते हैं गुरु लाल दोनों खड़े किसके लागू पाए, भला गुरु आपने जिस गोविंद दिया दिखाए। प्रथम नाम लूंगा हमारे मार्गदर्शक में से डॉक्टर विनय कपूर मेहरा जी, ये वाइस चांसलर हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अमृतसर से। डॉक्टर पराग दीवान जी, वाइस चांसलर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ग्राम। डॉक्टर शरद सांगी जी, डायरेक्टर पीईसी चंडीगढ़। डॉक्टर ललित अवस्थी जी, डायरेक्टर एनईटी जालंधर। ये जाने माने चेहरे हैं, हमारे बहुत से समारोह में हमारा नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करते रहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर एस अनंत रामकृष्ण जी, डायरेक्टर हैं सीएसआईओ चंडीगढ़ से। मैं इन महान शिक्षाविदों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं अपने सभी संरक्षकों और मार्गदर्शकों को धन्यवाद करते हुए और प्रार्थना करता हूं कि आपकी अनुकंपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जनरल साहब। अब मेरा आग्रह रहेगा हमारे उत्तर क्षेत्र के महामंत्री आदरणीय देशराज शर्मा जी से कि वो सर्वहितकारी शिक्षा समिति का के बारे में कुछ बताएं। श्री शर्मा जी। सर्वहितकारी शिक्षा समिति स्वर्ण जयंती समारोह की इस पवित्र विचार मंथन की वेला पर आज के जिन्हें का हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है, आदरणीय काशीपति जी, संगठन मंत्री, विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान तथा अन्य शेष सर्वहितकारी शिक्षा समिति के पदाधिकारी, समारोह समिति के सदस्य, विद्वत जन, मार्गदर्शक मंडल, आज एक ऐसा अवसर है कि हम एक लंबी यात्रा का विचार विमर्श करते हुए, उसका मंथन करते हुए भविष्य की रणनीति निर्धारण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी वेला पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सर्वहितकारी शिक्षा समिति का इतिहास पंजाब की शिक्षा के एक मॉडल का इतिहास है। आज से 50 वर्ष पूर्व केवल 5-7 ऐसे कार्यकर्ता जिनके हृदय में, जिनके मन में एक ज्वाला थी, एक अग्नि, एक चिंतन और एक ऐसा विचार था कि इस प्रदेश की शिक्षा कैसी हो, उसका एक मॉडल खड़ा किया जाए। उस शिक्षा के मॉडल को मार्गदर्शन मिला विद्या भारती का, जिसका कार्य बहुत पहले प्रारंभ हो चुका था और ऐसे वो महानुभाव स्वर्गीय हरीश भनोट जी, रामूर्ति जी अग्रवाल और अन्य, प्रेम जी जैन, श्याम जी खोसला, ऐसे अनेकों ऐसे नाम हैं
जिन्होंने 1970 फरवरी महीने के अंदर एक चिंतन प्रक्रिया से संकल्प किया और उस संकल्प का परिणाम था सर्वहितकारी मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 15 चंडीगढ़। एक किराए की कोठी के ऊपर एक विद्यालय चलाने का विचार चंडीगढ़ जैसे शहर में किया हो, लेकिन वो किराए की कोठी एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने का केंद्र सिद्ध हो गई, जिसकी भूमि, जिसका भवन सर्वहितकारी शिक्षा समिति की शिक्षा के गुणगान करता हुआ और गाथा लिखता हुआ आगे बढ़ने लगा। ऐसा एक विद्यालय से प्रारंभ उस वक्त डीएवी स्कूल में नौकरी करने वाले राम साही जी वर्मा को स्मरण करना बड़ा आवश्यक है कि केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने के कारण से डीएवी की प्रबंध समिति में कुछ मतभेद आने के कारण से, लेकिन शिक्षा की ज्वाला उनके मन में थी और पहला प्रधानाचार्य पद स्वीकार किया। अपनी लगन से, अपनी तपस्या से, साधना से और सर्वहितकारी शिक्षा समिति के संस्थापक सदस्यों ने वह एक विद्यालय शुरू हुआ और जाकर 10 वर्षों के बाद 1980 के बाद विद्यालयों की एक श्रृंखला शुरू हुई। चाहे वो सर्वहितकारी वृंदावन उस कालखंड का धुरी हो, मानसा के नाम से जाने वाला विद्यालय हो, 81 और 82 में होशियारपुर का सर्वहितकारी विद्या मंदिर हो, ऐसे अनेकों स्थानों के ऊपर विद्यालय बढ़ने लगे और उन विद्यालयों को आगे ले जाने के लिए एक कार्यकर्ताओं की टीम बढ़ने लगी। स्थान स्थान के ऊपर राममूर्ति जी अग्रवाल जैसे लोग दिन रात करते हुए अपने घर को भी एक किस्म से अपने पारिवारिक और गृहस्थ जीवन से समय को कैसे निकालना है, इसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया और ऐसे विद्यालय प्रारंभ हुए। 1990 तक यानी कि 20 वर्ष तक सर्वहितकारी शिक्षा समिति के उस एक विद्यालय के तुरंत बाद इस 20 वर्ष की यात्रा में विद्यालयों की श्रृंखला 150 से ज्यादा बढ़ गई। विद्यालयों के लिए कोई बहुत बड़े जमीन मिली, भवन आए, ऐसा नहीं। कहीं किसी सराय पर लिया गया, कहीं किसी से किराए पर लिया गया, कहीं किसी ने भूमि दान में दी और कभी किसी ने, जो कर्मचारी था उसने अपना वेतन आधा दिया, किसी ने अपने घर से कुछ पैसे डाले और ऐसे अलग अलग स्थानों पर प्रबंध समितियों ने योजना करना शुरू की। निरंतर प्रवास, निरंतर सारे पंजाब, और ऐसा कालखंड आया कि पंजाब उग्रवाद की चपेट में आ गया। ऐसे कालखंड के अंदर भी अपनी जान की परवाह न करते हुए कार्यकर्ता प्रत्येक पंजाब के गांव तक इस शिक्षा को पहुंचाने के लिए ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर अपना धन, अपना मन, अपना शरीर का त्याग और अर्पण करते हुए वह दिन रात शिक्षा की धुन लगाए आगे बढ़ने लगे। काफिला बढ़ता गया, विद्यालयों की संख्या बढ़ती गई। एक बाल शिविर के नाम पर मुझे याद है कि 1982 के अंदर होशियारपुर के अंदर एक बाल शिविर का आयोजन हुआ, जिसके अंदर हरियाणा और पंजाब सारे विद्यार्थी आए और उस समय के पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन सरदार हुंदल जी वह उसके मुख्य अतिथि थे। तीसरी और चौथी के बालक द्वार पर खड़े थे, वह सुरक्षा की दृष्टि से और स्वागत की दृष्टि थे। मुख्य अतिथि जी 15 मिनट पहले आ गए। वो विद्यार्थी कहने लगे आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमारा दायित्व सुरक्षा में है। चौथी कक्षा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर हुंदल एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे और उनकी आंखों में आंसू नहीं आए और उन्हें कहा बताइए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा इस बेंच पर बैठ जाइए, जो लकड़ी का बेंच था, हम पूछ कर आते हैं, अगर आपको आज्ञा मिलेगी तो अंदर जाने देंगे। ये एक ऐसे शब्द थे कि हुंदल ने सर्वहितकारी शिक्षा समिति की जगह जगह पर इतनी प्रशंसा की कि यदि ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार, ऐसी व्यवस्थाएं अगर कोई शिक्षा संस्था सिखा रही है तो सचमुच में शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए। उदाहरण प्रदेश भर के अंदर गिनाए जा सकते हैं और जाकर 2000 तक विद्यालयों की संख्या 252 तक पहुंच गई।
252 विद्यालयों की संख्या के अंदर संस्कार केंद्र, एकल विद्यालय और औपचारिक विद्यालयों की संख्या के क्या है, और शिक्षा समिति का जो कार्य था उसके अंदर उसमें की जो प्रबंध समितियां थी, कोई गजटेड ऑफिसर था, कोई व्यापारी थे, कोई शिक्षाविद थे, लेकिन हाथों से काम करना, अपनी जेब से पैसे देना, क्योंकि एक एक दो दो कमरा करके जोड़ना और ऐसे भवनों का निर्माण करते हुए प्रबंध समिति के लोग दिन भर में विद्यालय की सेवा के अंदर लगे रहते थे। उनकी प्रेरणा प्रधानाचार्यों को मिलती थी, प्रधानाचार्य की प्रेरणा आचार्यों को मिलती थी, आचार्यों की प्रेरणा विद्यार्थियों को मिल रही है। और उसका परिणाम 25 वर्ष का जब रजत जयंती समारोह हुआ तो उसके अंदर एक बहुत बड़े बाल शिविर का 5000 विद्यार्थियों के बाल शिविर का आयोजन मोहाली के अंदर हुआ। ऐसे संस्कारों से, शैक्षिक परिणामों से, नवाचारों से, नए प्रयोगों से माला के अंदर मोती पिरोते चले गए और एक लंबी श्रृंखला आज वर्तमान में कार्यकर्ताओं की दृष्टि से भी और कार्य की दृष्टि से भी आज हम इस 50 वर्ष की यात्रा में देख सकते हैं। मुझे इस अवसर पर याद आते हैं कुछ ऐसे वो लोग जो नींव के पत्थर बने हैं, जो दिखाई नहीं देते। कभी कभी बड़े बड़े भवन और ये कलश और ये सुंदरता और भव्यता दिखाई देती है, लेकिन वो नीम के पत्थर दिखाई नहीं देते। ये 50 वर्ष उन नीम के पत्थरों को स्मरण करने का भी वर्ष है और इस वर्ष के अंदर उनके प्रेरणा से भावी योजना बनाने की भी। और ये समारोह समिति आज जिस चिंतन के लिए यहाँ बैठेगी, जिनको एक मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आज हम दावे से कह सकते हैं कि चाहे पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का शैक्षिक परिणाम हो, खेलों की प्रतियोगिता हो, विज्ञान मेले के अंदर उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के परिणाम हो, या फिर सेवा का क्षेत्र हो, सर्वहितकारी शिक्षा समिति के विद्यार्थी, अध्यापक और कार्यकर्ता, चाहे वो प्रबंध समिति में है, वो पहली पंक्ति में दिखाई देते हैं। ऐसा सारे के सारे जिलों के अंदर कार्य, सीमा क्षेत्र के अंदर कार्य और इस कार्य की व्यापकता को देखते हुए एक बहुत बड़ा आदर्श के रूप में सर्वहितकारी शिक्षा समिति ने स्थान स्थापित किया है। SCERT ने योजना बनाई थी कि प्राइवेट और कुछ स्कूलों का अध्ययन किया जाए कि शिक्षा कैसी हो, उसमें भी सर्वहितकारी विद्या मंदिरों के नाम आए, जिनका एक कमेंट था कि शिक्षा की आत्मा सर्वहितकारी विद्या मंदिरों में है, शरीर कई जगह दिखाई देते हैं। ये एक बहुत कमेंट सर्वहितकारी शिक्षा समिति के लिए SCERT की ओर से भी रहा है। मेरा ऐसा कहना है कि आज वर्तमान के अंदर 2500 आचार्य दीदी, लगभग 50 लाख के बच्चे और ग्रामीण अंचलों के साथ और शहरी क्षेत्र के अंदर सारे क्षेत्रों के अंदर सर्वहितकारी का कार्य केवल शिक्षा देने के लिए विद्यालय नहीं, शिक्षा का एक मॉडल खड़े करने वाले विद्यालय स्थापित हुए हैं। ये कार्य जो सर्वहितकारी शिक्षा समिति के स्वर्ण जयंती समारोह की समिति की आज बैठक है। मेरा विश्वास है कि ये समिति इस सारे का अध्ययन करते हुए भावी योजना बनाकर एक बड़े संकल्प के साथ आगे काम करेगी। इस ऐसी बेला के ऊपर मैं आप सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि मुझे सर्वहितकारी शिक्षा समिति को स्मरण करने का एक बार पुनः सर्वहितकारी शिक्षा समिति ने और समारोह समिति ने अवसर दिया। मैं आप सबको अपने मन के गहराइयों से धन्यवाद, आभार करता हुआ, आपको प्रणाम और नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद शर्मा जी, बहुत ही विस्तार से हमें इस सारे सर्वहितकारी के सफर के बारे में आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि स्वर्ण जयंती समिति के इस बैठक में हमें माननीय JM काशीपति जी, अखिल भारतीय संगठन महामंत्री जी का मार्गदर्शन भी मिलेगा। मेरा आग्रह रहेगा श्री जी से कि वो आए और इस स्वर्ण जयंती समिति वर्ष की सफलता के लिए अपना शुभ आशीर्वाद व मार्गदर्शन दे। श्री काशीपति। पूज्य संतों के श्री चरणों में नमन करता। सुनाई दे रहा है विजय जी? ठीक है जी। हाँ। सर्वहितकारी स्वर्ण जयंती समारोह समिति के
सम्माननीय अध्यक्ष माननीय सुरेश खजूरिया जी और स्वर्ण जयंती समारोह समिति से जुड़े ये सभी महान भाव और भगिनी वृंद को मैं नमन करता हूं। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष अशोक पाल जी और उत्तर क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों को भी नमन करता हूं। सर्वहितकारी शिक्षा समिति के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं को नमन। सबसे पहले इस स्वर्ण जयंती समारोह समिति के बैठक में भाग लेने का अवसर मुझे मिला, इसके लिए आप सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। 50 वर्ष की यात्रा की जो कहानी है देशराज जी संक्षेप में बताई है। अभी ये स्वर्ण जयंती वर्ष है। इस स्वर्ण जयंती वर्ष में जो स्वर्ण जयंती समारोह समिति बनी है उसमें जो महानुभाव जुड़े हैं, जो सुरक्षा क्षेत्र में रहे, रक्षा के क्षेत्र में रहे, शिक्षा क्षेत्र में है, धार्मिक संस्थाओं में जुड़े हैं, ऐसे मार्गदर्शक है, तो ऐसे एक संदर्भ में इस समारोह समिति तथा सर्वहितकारी शिक्षा समिति के सामने एक स्वर्णिम अवसर भी है। वो स्वर्णिम अवसर इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शिक्षा क्षेत्र में एक आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाला ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसका घोषणा भी हुई है, उसका क्रियान्वयन का कार्य भी प्रारंभ हो गया है अनेक स्तरों पर। ऐसे अवसर पर स्वर्ण जयंती समिति के जो हस्तियां हैं, महान भाव है, सभी का सर्वहितकारी समिति को जो मार्गदर्शन मिल रहा है, संबल मिल रहा है, इसके माध्यम से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वहित के लिए है। इसलिए ऐसे सर्वहित करने वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये तभी सफल होगा जब अभी से उसको पूरा जन समर्थन मिलेगा। इसलिए देश की जो आबादी है, जनसंख्या है, विशेष करके जो शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत है, विद्यालय के शिक्षक से लेकर विद्यालय संचालन करने वाले जो उच्च शिक्षा के सब प्रकार के लोग हैं, उनके माध्यम से पूरे देश में एक प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जागरण का एक माहौल बना हुआ है। अभी जो समाप्त हुआ है माई एनईपी, उसमें 5 करोड़ लोग उसमें देखे हैं, सुने हैं, जुड़े हैं और अम्बासिडर करके 5 लाख अम्बासिडर सामने आए हैं। और एक ही दिन में ये अम्बासिडर्स को संबोधन करने के लिए करीब 12 राज्यों के शिक्षा मंत्री या और कोई मंत्री या शिक्षाविद उनका मार्गदर्शन किए हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैसे आगे ले जाना करके, क्योंकि इस महत्व को सभी समझते हैं। ये होलिस्टिक है, इंटीग्रेटेड है। और जो साधारणतः अब तक जो चली है एजुकेशन फॉर लाइवलीहुड, यहाँ से हटकर एजुकेशन फॉर लाइफ, स्वामी विवेकानंद जी जो बोलते हैं जीवन जीने के लिए शिक्षा है। जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन सार्थक जीवन कौन सा होगा, और व्यक्ति का विकास यानी क्या है, व्यक्ति का विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्टनेस विच इज ऑलरेडी इन द मैन, ये होगा। तो उस प्रकार की जो एक पूर्णता है, वो पूर्णता प्रकट होने के लिए जिस आयु में जो शिक्षा और संस्कार देना चाहिए, ऐसा शिक्षा नीति अभी बना है। तो ये सफल होना, इस दृष्टि से यहाँ जो सभी जुड़े हैं वो सब महानुभावों से मेरा एक निवेदन है कि और कक्षा 1-2 की आयु जो है, इसको जिसको फाउंडेशन स्टेज बोल रहे हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें केवल लिखाई पढ़ाई नहीं,
मगर उनका शारीरिक बौद्धिक विकास का भी हो और उनका स्वास्थ्य का भी उसमें हो, और व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जो बेस है इस प्रकार का संस्कार भी उनको मिले, इस दृष्टि से वो है। इसलिए इसका एक नमूना विद्या भारती के पास है। इस नमूना को समाज में ले जाने के लिए सुअवसर है। इस दृष्टि से सर्वहितकारी शिक्षा समिति के सभी कार्यकर्ता जो स्वर्ण जयंती समारोह समिति के शिक्षाविद है, उनके साथ मिलकर इसको पूरे पंजाब में ले जाएंगे, ऐसा विश्वास मुझे है। दूसरा जो है इस अवसर पर वो है समाज में बहुत सारे परिवर्तन आ रहा है। जैसे पंजाब सीमा पर है, इसलिए सीमावर्ती क्षेत्र की एक महत्व होता है। देश की सुरक्षा जो है ये केवल जो सैन्य बल है या बाकी जो मिनिस्ट्री है उनका ही नहीं है, ये समस्त देशवासियों का है। विशेष करके जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले अपने बंधु जो होते हैं, परिवार जो होते हैं, उनमें एक प्रकार की विश्वास, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, इस प्रकार का विश्वास भी निर्माण करना है। इसलिए सीमावर्ती क्षेत्र में शिक्षा और संस्कार, स्वास्थ्य और रोजगार के दृष्टि से कुछ कौशल विकास, इस प्रकार से होने के लिए कुछ विशेष प्रयास इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर हो सकता है क्या, ऐसे एक विचार इस बैठक में हुए तो अच्छा होगा, ऐसे मुझे लगता है। दूसरा एक आवश्यकता समाज में है कि अपने ही समाज में ऐसे बहुत बड़ा एक समूह है जिनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इस प्रकार के जो कहा जाता है, इन समूहों के बीच में सेवा कार्यक्रम ले जाना है। अभी देश राज्य ने जो पंजाब के बारे में बताया है, अभी उस दिशा में है, मगर स्वर्ण जयंती के अवसर पर इसको बहुत बड़े पैमाने में विस्तार करने के, सभी जिलाओं में इस प्रकार के जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो अपने बंधु हैं, उनके बीच में शिक्षा और संस्कार, स्वास्थ्य, कौशल विकास और स्वाभिमान जागरण, इसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए उस प्रकार की सेवाभावी कार्यकर्ताओं को भी जोड़ना चाहिए। उसके साथ उसके लिए आवश्यक संसाधन को भी जुटाना चाहिए। और ये सारे स्वास्थ्य के क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र है, ये सारे विशेषज्ञों की भी आवश्यकता रहती है। इसलिए उस दृष्टि से भी हमें एक विशेष प्रयत्न इस स्वर्ण जयंती में कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और एक जो शिक्षा में, नई शिक्षा नीति में भी जो जुड़ा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो जुड़ा है, वो 6वीं कक्षा से कौशल विकास की है, वोकेशनल एजुकेशन की है। इसमें अपने ही देश में साधारणतः कारीगर जो होते हैं, कारीगर इस प्रकार के कुशलता रहता है उनको, मगर आज के इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो नहीं होगा, मगर कुशलता बहुत रहता है। इस दृष्टि से एक कारीगरों की सूचीबद्ध करना सभी जिलों में, और विशेष करके जो अनुसूचित जनजातियों में इस प्रकार के जो अपने बंधु कारीगर है, अंग्रेजी में बोलते हैं रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए किसी प्रकार की एक इंस्टीट्यूशन भी खड़ा करना पड़ेगा, उसको भी खड़ा करना चाहिए। तो रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के कारण वो जो 6वीं से 8वीं तक की जो बात हुई है अभी तक, उसमें इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। और स्कूली शिक्षा में इंटर्नशिप भी है, 10 दिन का वर्ष में इंटर्नशिप होना चाहिए ऐसा करके। तो इंटर्नशिप के लिए भी ये कारीगर, इस प्रकार के जो रीस्किल्ड और अपस्किल्ड जो कारीगर होते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा काम इस समय है। इसलिए शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, इसके साथ साथ कौशल विकास का भी कार्य हम आगे बढ़ा सकते हैं क्या,
ये भी सोचना चाहिए। और एक विषय जो है शिक्षा नीति को, विशेष करके जो धार्मिक क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है, शैक्षिक क्षेत्र में है, इस प्रकार के जो प्रमुख लोग जो है और सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख लोग, उनके बीच में ले जाना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक प्रभावी क्षेत्र होता है। उस प्रभावी क्षेत्र में इसको समर्थन मिले तो इसके क्रियान्वयन में वो सहभागी बने, तब मुझे लगता है इसका क्रियान्वयन करना समाज में आसान होगा। ऐसे शिक्षा सेवा, इसके माध्यम से आने वाले वर्षों में जो एक आज पूरे देश में एक प्रकार की माहौल जो बनी है, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत बनाएंगे, इसकी दिशा में बढ़ने के लिए जो जनजागरण हो और क्षमताओं का विकास हो और मिलकर काम करने की जो एक आदत बननी चाहिए, ऐसे एक कार्य इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर होगा। इस दिशा में आप सभी सोचेंगे और उसकी कार्य योजना बनाएंगे और आने वाले वर्षों में इसमें गति आएगी और इसके कारण केवल शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं, समस्त समाज में एक प्रकार की परिवर्तन आएगा, जो देश की सुरक्षा और देश की सुसंपन्नता और देश का स्वाभिमान बढ़ाने वाला ऐसा एक माहौल देश में बने, ऐसा आप सभी से प्रार्थना करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर। सर्वहितकारी स्वर्ण जयंती की जो समिति है वो आपके इन सुझावों पर 100% अमल करने की पूरी कोशिश करेगी। और अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे प्रांत के जो शैक्षणिक विभाग के सह प्रमुख व सर्वहितकारी विद्या मंदिर भिखी के प्रधानाचार्य हैं श्री गगनदीप जी, कि वो मंच पर आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। श्री गगनदीप। चिर विजय की कामना है, राष्ट्र ही आराधना है। चिर विजय की कामना है, राष्ट्र ही आराधना है। दूर कितना ध्येय अपना, तनिक चिंता हम न करते। हार कर भी हार को हम विजय के सोपान गिनते। फिर पराजय और जय क्या, अमिट अपनी भावना है। चिर विजय की कामना है, अन्य की क्यों और देखें, हम बने आदर्श अपना। अन्य की क्यों और देखें, हम बने आदर्श अपना। घात पर ही घात सह कर हमने सीखा है न आह भरना। कंटकों में ही पले हैं, कंटकों का सामना है। चिर विजय की कामना है, ध्येय के आलोक से ही है प्रकाशित पंथ अपना। राष्ट्र को सर्वस्व अर्पित, कुछ रहा ना शेष अपना। दीप जीवन का जलाकर
मातृभू की अर्चना है, चिर विजय की कामना है कठिन यह मार्ग लेकिन अनवरत हम बढ़ रहे हैं, है कठिन यह मार्ग लेकिन अनवरत हम बढ़ रहे हैं, इन प्रबलतम आंधियों से हम निरंतर लड़ रहे हैं, साधना आधार कर ले बस यही निश्चय ठाना है, चिर विजय की कामना है, राष्ट्र ही आराधना है, चिर विजय की कामना है, राष्ट्र ही आराधना है। धन्यवाद गगनदीप जी। अब इसी राष्ट्र भावना की जो कविता आपने पढ़ी, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े आदर के साथ परमादरणीय श्री विजय नड्डा जी, जो हमारे उत्तर क्षेत्र के संगठन महामंत्री जी हैं, वो भी सर्वहितकारी स्वर्ण जयंती में मेरा सहयोग और सुझाव तथा हमें अपना मार्गदर्शन दें। आदरणीय श्री विजय नड्डा। सर्वहितकारी स्वर्ण जयंती समारोह समिति की इस बैठक में उपस्थित आदरणीय श्री काशीपति जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री विद्या भारती, और आज की बैठक में उपस्थित सभी अधिकारीगण और हमारे आग्रह पर जिन सभी शिक्षाविद और शिक्षा प्रेमी सज्जनों ने अपनी सहमति इस शिक्षा के अभियान में जुड़ने के लिए दी है, ऐसे सभी समारोह समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण। विश्वगुरु भारत के स्वप्न को अपनी आंखों में लिए विद्या भारती नई पीढ़ी के निर्माण के लिए प्रयासरत है, और विद्या भारती की प्रांतीय इकाई सर्वहितकारी शिक्षा समिति विद्या भारती के मार्गदर्शन में उसी दिशा में प्रयासरत है। किसी भी संस्था के लिए अपने 50 वर्षों की यात्रा सफलतापूर्वक अपने उद्देश्यों की तरफ बढ़ते हुए पार करना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए आज के इस स्वर्ण जयंती समारोह समिति की इस बैठक में, जैसे अभी श्री देशराज जी ने सर्वहितकारी शिक्षा समिति के इतिहास की एक संक्षिप्त एक छोटी सी झलक हम सबके सामने रखी है। हम सब जानते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हजारों ज्ञात अज्ञात लोगों का परिश्रम और पसीना लगता है। उसी के परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी समाज किसी बड़े मुकाम पर पहुंचता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि लोगों ने मेरी बुलंदियों को देखा मगर मेरे पैर के छालों को किसी ने नहीं देखा। तो इसलिए सर्वहितकारी शिक्षा समिति के इस यात्रा में भी हजारों कार्यकर्ताओं का परिश्रम और पसीना, त्याग और तपस्या इसके पीछे लगी है। तो सबसे पहले तो हम विद्या भारती का जो दर्शन है कि हम शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का एक प्रभावी माध्यम मानते हैं, और इसलिए हम इसको केवल 4 कामों में एक काम शिक्षा भी है ऐसा ना मानकर हम इसको बहुत ही पवित्र कार्य मानते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कार्य मानते हैं।
और शायद इसीलिए हमने अपने स्कूलों के नाम भी और विद्या मंदिर यानी मंदिर शब्द जोड़ने के पीछे भी शायद यही भाव रहा होगा कि उसमें काम करने वाले सभी प्रबंध समिति के लोग, हमारे आचार्य और किसी भी प्रकार से अपनी सेवाएं देने वाले लोग उसी श्रेष्ठ भाव से, जैसे मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी भी पूजा स्थान में व्यक्ति बहुत ही पवित्र और देने की भावना से काम करता है, अपने आप को समर्पित करता है, तो आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि विद्या भारती में लाखों लाख कार्यकर्ता जो वैतनिक हैं वो भी वेतन से ज्यादा सेवा को ही अपने सामने रखते हैं, लेकिन जितने वैतनिक हैं शायद उतनी ही संख्या में आप जैसे शिक्षाविद, आप जैसे कर्मठ कर्मयोगी लोग जो बिना वेतन के और इस संगठन के कार्य को अपना ध्येय मानकर और अपना परिश्रम और पसीना बहा रहे हैं, उन सब के परिणाम से ही आज सर्वहितकारी इस स्थान पर और पहुंच पाई है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सर्वहितकारी शिक्षा समिति के निवेदन पर आप इस श्रेष्ठ कार्य में जुड़ने के लिए आपने अपने अनुमति दी है। संक्षेप में सर्वहितकारी इस स्वर्ण जयंती का उद्देश्य कुछ जो कार्यकर्ताओं ने बैठकर आपस में कुछ चर्चा करके तय किए थे, उनमें आपके सुझावों के साथ कुछ कम ज्यादा भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि विद्या भारती सर्वहितकारी सामान्य फीस में उच्च गुणवत्ता की आधुनिक शिक्षा देने का प्रयास करती है, नई पीढ़ी को अपने रूट्स के साथ अपने जीवन मूल्यों से जोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन सामान्य फीस होने के कारण हमारे विद्यालयों को जितनी आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने की आवश्यकता है तो उसमें काफी और गुंजाइश सहयोग की रहती है। तो एक हमने इस स्वर्ण जयंती अवसर में उद्देश्य अपना लक्ष्य तय किया था कि हमारे गांव के स्कूल, बॉर्डर एरियाज के स्कूल जो आधुनिक सुविधाओं से अभी तक और युक्त नहीं हो पाए हैं, उनके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए वो इक्विपमेंट्स, अच्छी लैब, अच्छी लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करना, ये हमने इस वर्ष के उद्देश्यों में, स्वर्ण जयंती के उद्देश्यों में एक उद्देश्य रखा है। सर्वहितकारी पिछले अनेक वर्षों से अपने कार्य में कोई ना कोई नया आयाम आवश्यकता के अनुसार जोड़ने का प्रयास करती रहती है। तो इस वर्ष आप जैसे अनेक शिक्षाविद, मोहाली में DRDO है, वहाँ साइंटिस्ट हमारे नौजवान साथी हैं, उन्होंने विद्या भारती सर्वहितकारी के उद्देश्यों से प्रभावित होकर हमारे सर्वहितकारी के बच्चों को JEE या नीट या इसके अतिरिक्त जो प्रतियोगी परीक्षाएं रहती हैं उनके लिए उनको तैयार करने के लिए विशेष कोचिंग देने के लिए उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है। तो इस वर्ष एक हमारा प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि हम ऐसा एक्सीलेंस सेंटर, ताकि हमारे बच्चों को कोटा, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में हम सामान्य फीस पर यहाँ उपलब्ध करवा सकें। पंजाब के अंदर सर्वहितकारी शिक्षा समिति लगभग 5000 से अधिक बच्चों को निशुल्क या आंशिक फीस पर शिक्षा देने का प्रयास करती है हमारे अपने विद्यालयों में, लेकिन अभी आवश्यकता और ज्यादा है। तो इसके लिए हमने योजना में रखा है कि 1000 बच्चों को एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए अडॉप्ट करवाना। समाज के जो सक्षम लोग हैं, जिनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा है,
उनसे हम निवेदन करते हैं कि 1, 2, 5 जितने अपनी सामर्थ्य अनुसार बच्चों को जो अच्छे पढ़ाई में ठीक है तो उनको अडॉप्ट करना। तो ये 1000 बच्चों का लक्ष्य इस वर्ष हमने रखा है और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 100 से अधिक बच्चे इस योजना में हम अडॉप्ट करवा चुके हैं। इसी प्रकार से झुग्गी झोंपड़ी देश का दुर्भाग्य है और पंजाब जैसे संपन्न प्रदेश में भी बहुत ऐसा दुखद दृश्य दिखाई देता है कि आज भी बहुत बड़ा स्लम झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाला ऐसा वर्ग है। तो इन और इसके अतिरिक्त जैसे माननीय काशीपति जी ने संकेत किया कि पंजाब के जिम्मे हमारा सौभाग्य कहें चाहे चुनौती कहें कि हमारे जिम्मे देश की सीमाओं की रक्षा भी पंजाब के जिम्मे आदि अनादि काल से रही है। तो इसलिए ये सीमावर्ती क्षेत्र भी हमारे पास है। तो इस कारण से हम पंजाब के अंदर 350 शिक्षा के केंद्र जिसमें हम बच्चों को निशुल्क शिक्षा देते हैं और केवल शिक्षा नहीं देते हैं तो उनको अपनी मिट्टी अपने संस्कारों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिसको आजकल हम सिंगल टीचर स्कूल भी कहते हैं। तो शाम को 2-3 घंटे के लिए हम उस मोहल्ले के उस झुग्गी झोंपड़ी के इलाके के बच्चों को इकट्ठा करके ताकि उनको सामान्य शिक्षा मिल सके। तो ये हमने 350 केंद्र इसमें हम चला रहे हैं। हमारा इस वर्ष उनको 500 तक ले जाने का लक्ष्य इस स्वर्ण जयंती वर्ष में हमने रखा है। फिर शिक्षाविदों का डाटा तैयार करना। पंजाब के अंदर अनेक लोग हैं जिनके पास अनुभव है, जिनके पास योग्यता है और जो समाज के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन जैसे आजकल कहा जाता है कि दोनों को ब्रिजिंग की आवश्यकता है, दोनों को मिलाने की आवश्यकता है। जो सेवा करना चाहते हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और जो प्लेटफॉर्म है उनको अच्छे लोग नहीं मिलते। तो क्या हम इस स्वर्ण जयंती अवसर में पंजाब में कम से कम और 100 के लगभग ऐसे शिक्षाविद हम अपने साथ जोड़ सकें जो इन कार्यों में और सहयोग दे सके। फिर कुछ भी करना है तो चाहे निशुल्क शिक्षा केंद्र चलाने हो, चाहे बच्चे अडॉप्ट करने हो, चाहे स्कूलों को इक्विप्ड करना हो, तो उसके लिए अर्थ की आवश्यकता रहती है। तो इस वर्ष हमने पंजाब में 1 करोड़ की शिक्षा निधि एकत्र करने का लक्ष्य रखा है, जिससे हम बॉर्डर एरियाज में संस्कार केंद्र की संख्या बढ़ा सके, विद्यालयों को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके। और इसके लिए आपको जानकर प्रसन्नता होगी, हमने पिछले दिनों कुछ प्रयास किया था। 1 लाख रुपए देने वाले 100 लोग पंजाब में, तो उसमें से 15 लोग इसके योजना में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये उद्देश्य हमने शिक्षा निधि 1 करोड़ की शिक्षा निधि और एकत्र करने का भी हमने लक्ष्य रखा है। फिर सर्वहितकारी शिक्षा समिति हो या सामान्य कोई भी शिक्षा संस्था हो, तो हम सब जानते हैं कि काम इतने करने आवश्यक है कि सबके लिए हम सैलरीड लोग नहीं रख सकते। सैलरी पर रखने के लिए हर संस्था की और विशेषकर हमारी जैसी संस्था की लिमिटेशन रहती हैं। तो ऐसे अनेक काम हैं जिनके लिए हमें समाज में सेवा करने वाले लोगों की आवश्यकता है। तो इसके लिए 50 काम हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं जिनकी आवश्यकता है बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। तो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना, आइडेंटिफाई करना, ऐसे कुछ ये प्रमुख लक्ष्य। पीछे स्वर्ण जयंती की हमारी छोटी टोली बैठी थी तो उसने कुछ ये लक्ष्य तय किए हैं। और
इसके लिए स्वाभाविक क्या आवाज नहीं आ रही विजय जी। कुछ अपेक्षा है, विजय जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा यहाँ पर। क्योंकि हम सब मिलकर ही। तो सबसे पहले तो मेरा विद्या भारती का अध्ययन और तो मैं निवेदन कर रहा, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हम विद्या भारती को गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करें, तो आपको आनंद भी आएगा और संतोष भी होगा कि हम किसी अच्छे मिशन के साथ जुड़े हैं। आपको बताते हुए प्रसन्नता होती है कि विद्या भारती में अनेक लोग ऐसे हैं जो सरकारी सेवाएं छोड़कर, जैसे अभी एक परिचय तो बालकृष्ण जी का करवाया, ऐसे अनेक लोग हैं कि जिन्होंने सर्विस की ही नहीं या सर्विस छोड़कर इस कार्य की आवश्यकता को समझते हुए और अपना पूरा जीवन ही इस काम के लिए वो लगा रहे हैं। तो क्यों लगा रहे हैं? तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे रहा होगा। इसलिए सबसे पहले तो हम विद्या भारती का अध्ययन करें, ऐसा मेरा निवेदन है। फिर आप में से प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि जैसे परिचय में कराया गया, हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि इस स्वर्ण जयंती समारोह समिति में अनेक वाइस चांसलर से लेकर आईएएस से लेकर और समाज जीवन में जिन्होंने अपने परिश्रम से स्थान बनाया है, अपनी योग्यता से स्थान बनाया है, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारे जो प्रभाव का उपयोग इस उद्देश्य पूर्ति के लिए हो सके, तो ये दूसरा आप सबसे अपेक्षा है। तीसरा सबसे बड़ी आवश्यकता समय की रहती है कि हम कितने भी योग्य हों, लेकिन अगर हम समय ना दे सके तो फिर हमारी योग्यता का लाभ जितना समाज को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए एक निवेदन है कि इस कार्य की आवश्यकता के लिए हम कुछ अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय देने का संकल्प लें, क्योंकि कहा जाता है, गीता में कहा है, महाजना एन गता सा पंथा। जब आप जैसे बड़े लोग किसी मिशन के लिए बाहर निकलते हैं तो फिर लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलती है। और जैसा बताया कि नई शिक्षा नीति में अब अनेक परिवर्तन होने वाले हैं, तो उसके लिए अपने स्कूल्स को तैयार करना, अपने टीचर्स को तैयार करना, उसके लिए स्कूल के अंदर अनुकूल संसाधन खड़े करना, इसके लिए बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता रहेगी। तो ये सब भी आप सबके सहयोग से हम करने में सफल होंगे। तो संक्षेप में ये कुछ बातें मैंने आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है। तो आप में से भी जैसे डॉक्टर बेदी जी का बहुत बड़ा अनुभव है, तो संक्षेप में, वैसे तो जब ईश्वर करे जल्दी सब कुछ ठीक हो और हम अगली बैठक फिजिकल कर सके, ताकि जो हम प्रत्यक्ष बैठते हैं या इसके अतिरिक्त भी कोई और करने के काम है, अगर लगे कि लंबा है तो हम मैसेज में भी डाल सकते हैं। और संक्षेप में हम आप सबके सुझाव आमंत्रित है। नमस्कार। कोई भी सदस्य अपने सुझाव रख सकते हैं जी, जैसे विजय जी ने कहा इसमें। बेदी जी।
बेदी जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। और भी कोई, जब तक बेदी जी आते हैं तो हम में से और भी कोई अपने सुझाव दे सकते हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? आ रही है, आ रही। बहुत विस्तृत और सही जानकारी विजय जी के द्वारा हमें पंजाब में जो विद्या भारती की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है उसकी प्रमुख बातें पता चली। विद्या भारती के बिना पंजाब के शिक्षा जगत का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। 5 दशक किसी भी संस्था के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और विशेषकर जब कोई संस्था आदर्शों के साथ, संस्कारों के साथ जुड़कर सेवा भाव से अपना कार्य करती है। स्वर्ण जयंती के मौके पर मैं पंजाब के साथ जोड़कर 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। अभी नई शिक्षा नीति की बात हुई, उसमें भाषा को लेकर बड़ी विस्तृत चर्चाएं हैं। पंजाब के संदर्भ में इस स्वर्ण जयंती पर हमें पंजाब की भाषाओं पर भी विचार करना चाहिए, चाहे वह माध्यम है या इस प्रदेश की देन संपूर्ण भारतीय साहित्य को है। और 3 भाषाओं के ऊपर उसकी सांस्कृतिक चेतना पर स्वर्ण जयंती के अवसर पर पुनर्विचार होना चाहिए। संस्कृत, पंजाबी और हिंदी, ये ऋग्वेद की धरती है। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब के संपादन की पावन धरा है और इस संपूर्ण जो पंजाबियत है, पंजाबी है, ये भाषाओं के माध्यम से जनजीवन को प्रभावित कर रही है। मेरा विजय जी से अनुरोध है कि भाषाओं की स्थितियों को भी स्वर्ण जयंती के अवसर पर उन पर विचार किया जाए, सर्वेक्षण किया जाए और पंजाब प्रदेश का विद्यालय स्तर पर क्या योगदान भाषाओं की प्रगति में रहा उसको रेखांकित किया जाए। दूसरा, अभी पीछे श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव बहुत उत्साह के साथ पूरे देश में मनाया गया। अभी इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर श्री गुरु तेग बहादुर साहब का 400वां प्रकाश उत्सव चल रहा है। ये स्वर्ण जयंती के अवसर पर हमें एक और अवसर इस महान गुरु के जीवन के बारे में, उनके त्याग के बारे में और किस तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया अपने बलिदान के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा। और इसीलिए गुरु तेग बहादुर को एशिया के देशों में हिंद की चादर कहकर उनका सम्मान किया जाता है।
तो ये जो हिंद की चादर का विशेषण है या सृष्टि की चादर थे वो, तो भारतीय संस्कृति को, पंजाब को उनका एक बहुत बड़ा अवदान है। स्वर्ण जयंती के अवसर पर जब हम अपने समारोहों का आयोजन करें तो मुझे लगता है कि कभी एक आध सेशन उनके जीवनी पर, उनकी देन पर और भारतीय संस्कृति और भारतीय चिंतन पर जो उन्होंने हमें दिया उस पर भी विचार करना चाहिए। हमारी स्वर्ण जयंती इससे और अधिक लोगों तक, भारत तक और एशिया के देशों तक उसका संदेश जाएगा। आभार। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, धन्यवाद जी। और भी कोई सुझाव दे सकते हैं? नमस्कार सबको। नमस्कार। स्वर्ण जयंती की पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई। तो कि वैसे तो हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। एक जो गांव है या शहर भी है उनमें संख्या स्कूलों की और बढ़नी चाहिए थोड़ी, ताकि जो इसकी पहुंच है वो ज्यादा बच्चों तक जा सके, ग्रामीण इलाकों में भी जा सके अच्छे से। अपना परिचय भी करवा दो। मैं शालिनी गुप्ता और प्रोफेशनली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लुधियाना से हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे जो स्कूल चल रहे हैं वैसे तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, तो कोशिश की जाए उनमें संख्या बढ़ाई जाए और जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग वो उसका थोड़ा प्रचार भी करें स्कूलों का। और लुधियाना जैसे शहर में भी और स्कूल होने चाहिए विद्या भारती के, तो ये भी एक कोशिश होनी चाहिए। बहुत अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। और सुझाव? ठीक है, ऐसा है। विनय जी कोई सुझाव? विनय कपूर। नमस्ते जी, सबको नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे शालिनी जी ने बताया कि प्रचार के ऊपर जोर देना चाहिए, उसके साथ साथ थोड़ा सा प्रोफेशनल टच आना चाहिए हमारे स्कूलों में, और स्टाफ थोड़ा ट्रेन हो तभी बच्चे अट्रैक्ट होंगे। स्टाफ तो वेल पेड हो, तो सैलरी भी उनकी थोड़ी सी अच्छे स्केल होने चाहिए, तभी अच्छा टीचर आएगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, तो समय की मर्यादा को देखते हुए हम सब अपने सुझाव मेरे को भी दे सकते हैं, और समिति के जो सचिव हैं ठाकुर बलजिंदर जी, उनको भी, अध्यक्ष जी को भी, सबके नंबर आपको सबको लिस्ट मिल गई होगी स्वर्ण जयंती समारोह समिति की। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये सूची डाल दी है और उसमें सभी के नंबर भी। तो और भी कोई बात हमारे ध्यान में आए तो हम अपना सुझाव उसमें लिखित में भी देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। और अपने संपर्क में आने वाले और लोगों को भी हम कहां कहां जोड़ सकते हैं इसका भी हम विचार करेंगे तो और अच्छा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत ही अच्छे सुझाव जो सभी ने दिए हमने नोट कर लिए, और प्रयास होगा कि स्वर्ण जयंती जो समिति है इस पे पूरा अमल करने की कोशिश करें।
अब ये कार्यक्रम जो है वो समापन की ओर जा रहा है, तो इससे पहले मैं मंच पर ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने देश की सुरक्षा, देश की सीमा की सुरक्षा के लिए और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद सेवानिवृत्ति के बाद सर्वहितकारी शिक्षा समिति के साथ एक साधारण कार्यकर्ता की तरह जुड़कर समाज की नई पीढ़ी को भी एक अच्छी दिशा देने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं ताकि देश सुरक्षित रहे। मेरा आग्रह रहेगा हमारे इस स्वर्ण जयंती समिति के अध्यक्ष आदरणीय मेजर जनरल सेवानिवृत्त श्री सुरेश खजुरिया जी से कि वे वो मंच पर आए और अपना संबोधन। धन्यवाद जी। हमारे सभी संरक्षक, मार्गदर्शक, आज के माननीय उद्बोधक श्रद्धेय जेएम काशीपति जी, श्री विजय नड्डा जी, हमारी नींव के पत्थर, श्री देशराज जी, श्री प्रवीण सैनी आईएएस और सभी महानुभाव एवं कार्यकर्ता जो आज के समारोह में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार पुनः उनको नमन नमस्कार। जब सूर्य से धरा प्रकाश में हो चुकी हो और किसी को बोला जाए कि आप इस प्रकाश की गरिमा के व्याख्यान कर दें तो स्थिति बहुत ही कठिन हो जाती है और एक ही शब्द आता है, उजाला। तो आज के सभी वक्ताओं ने पूर्ण उजाला कर दिया है, हम सबको मंत्र मुग्ध करके रखा और समय की समाप्ति की खबर ही नहीं हुई। हमारा अहोभाग्य है कि हमें इन सब के विचार सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। श्री देशराज जी ने, जिनका कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी सानी नहीं है, हमें सर्वहितकारी शिक्षा समिति, उसके इतिहास के बारे में बताया और ये भी बताया कि मनोबल की किस प्रकार कठिनाइयों पर विजय अवश्य होती है। ये उसका एक जीता जागता उदाहरण उन्होंने पेश किया। संस्थान की उपलब्धियों का, अचीवमेंट्स का जो उन्होंने वर्णन किया, अत्यंत रोचक और हमारे लिए उत्साहवर्धक था। बहुत बहुत धन्यवाद देशराज जी का। हमारे आज के मुख्य उद्बोधक माननीय श्री काशीपति जी ने अपने अथाह अनुभव और दूरदर्शिता से एक और स्वर्ण जयंती समारोह वर्ष में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रतिबिंबित करी, तो दूसरी ओर आने वाले भविष्य में सर्वहितकारी शिक्षण संस्थान का विद्या भारती के निर्धारित राह गमन करते हुए क्या स्वरूप होना चाहिए, इस वर्ष में हमारी क्या गतिविधियां होनी चाहिए, कैसे उद्देश्य होना चाहिए और उनकी पूर्ति किस प्रकार होनी चाहिए, उसका बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें समझाया। उन्होंने हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में और हर देश प्रेमी नागरिक के उसकी तरफ क्या दायित्व है, बहुत ही सीधे शब्दों में इशारा किया ताकि हम सब उसके साथ जुड़ सकें। भविष्य को देखते हुए दूरगामी नतीजे निकालने के लिए उन्होंने हमें एक और बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि समाज में परिवर्तन जो आ रहे हैं उसको देखते हुए हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में, गांव में अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के लिए किस प्रकार शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, कौशल विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, इस वर्ष में हमारा स्ट्रेस कहां होना चाहिए, वो उन्होंने बहुत ही क्लियर शब्दों में हमें बताया। और सबसे अच्छी एक बात उन्होंने कही कि जब हम बाकी चीजों का बात कर रहे हैं तो आत्मसम्मान, जिनको हम अनुसूचित या जनजातियां कहते हैं, उनमें आत्मसम्मान की भावना भी वापस आए। एक बहुत ही प्रभावशाली पॉइंट उन्होंने दिया है। उसी प्रकार उन्होंने हमें यह भी गाइड किया है कि किस प्रकार हमारा स्ट्रेस जो होना चाहिए वो रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की तरफ, कौशल विकास की तरफ होना चाहिए, जो कि आने वाले भविष्य की मांग है। क्षमता विकास और जन जागरण दोनों का आपस में मेल होने से हमारी जो स्वर्ण जयंती समारोह वर्ष है उसके ऊपर बहुत लंबे प्रभाव पड़ेंगे। माननीय काशीपति जी के इन सभी सुझावों का हम
अपने मन में रखेंगे और हर सुझाव को आने वाले प्रोग्राम जो हम बनाएंगे ध्यान में रखते हुए ही बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मार्गदर्शन के लिए। विजय नड्डा जी जो कि हमेशा हमारे सूत्रधार बने रहते हैं, या यूं कहिए कि वो इस समिति के हमारे पंजाब में हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड हैं, उन्होंने भी अति उत्तम और प्रैक्टिकल सुझाव दिए हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया है कि हमारा उद्देश्य क्या है। शुरू होता है जब तक हमारा उद्देश्य, एम जो है वो क्लियर नहीं होता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बड़े सादे शब्दों में कि किस प्रकार हम सर्वहितकारी शिक्षा जो है गांव तक, बॉर्डर एरियाज में, स्लम्स में, इसका विकास कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करनी है, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कैसे जो है वो खड़े करने हैं। दूसरी तरफ उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव आइडिया जो हमें दिए हैं, चाहे वो बच्चों के एडॉप्शन का केस हो, चाहे वो फ्री स्कूल जो है उनकी गिनती बढ़ाने का हो, हमारे वो शिक्षाविद जो इस समाज को कुछ देना चाहते हैं उनको कैसे हमारे साथ जोड़ा जाए, वॉलंटियर कैसे जो है अपने साथ मिलाए जाएं, और सबसे बड़ा सुझाव उनका जो है समय का दान। मुझे पूर्ण विश्वास है विजय जी कि ये दान जो आपने मांगा है, हमारे महानुभाव जो आज इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जरूर थोड़ा समय उस दान की तरफ रख के हमारे ऊपर आशीर्वाद देंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अंत में मेरे लिए बस इतना ही है कहना कि आज हम बहुत धन्य हुए, हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला। हम उन मार्गदर्शन पर चलते हुए, उन पॉइंट को साथ में रखते हुए इस वर्ष को सफल बनाएंगे। जो अमूल्य सुझाव शिक्षाविदों से आए हैं और जो अभी आएंगे, हम उन सब का भी अपने आने वाले कार्यक्रमों में जरूर अनुपालन करेंगे। आप सबने अपना समय दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे लिए एक रूपरेखा तैयार कर दी जिस पे हमें चलना बहुत आसान हो जाएगा। इस मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद जनरल साहब। अब इसके साथ ही स्वर्ण जयंती समारोह समिति के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भारतीय प्रशासनिक सेवा में पूर्व में रहे अधिकारी आदरणीय श्री प्रवीण सैनी जी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो आए हुए सभी इस सदस्यों का धन्यवाद करें। श्री प्रवीण सैनी। सर्वहितकारी स्वर्ण जयंती समारोह के आज के इस प्रोग्राम में धन्यवाद हेतु मुझे समय मिलना मैं अपना भाग्य समझता हूं, और मैं इस समिति का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। वैसे तो मेजर जनरल सेवानिवृत्त सुरेश खजूरिया जी ने आज के जो मुख्य स्पीकर थे के बारे में बड़ा विस्तार से बताया है, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरा एक फर्ज है कि मैं आज ये जो धन्यवाद के लिए मुझे समय मिला है, मैं कुछ शब्द अपनी तरफ से भी उन महान भावों के लिए कहूं जिन्होंने आज के इस समारोह में अपने विचार बड़े अच्छी तरीके से रखे हैं। सबसे पहले मैं श्री देशराज जी से इस तरह का बड़ा इमोशनल, उन्होंने जैसे अपने अंदर से कोई बात की हुई कि कैसे सर्वहितकारी शिक्षा का 1970 में चंडीगढ़ की 15 सेक्टर की कोठी से और किराए की कोठी से एक सफर शुरू हुआ, और आज अपने 50वें वर्ष में सर्वहितकारी स्वर्ण जयंती के समारोह में एक अद्भुत प्रस्तुत कर रही है। इस चीज का उन्होंने वर्णन किया और बड़ा विस्तार में बताया कि हमारे स्कूलों में
अर्बन स्कूल्स कितने हैं, रूरल स्कूल्स कितने हैं, और पंजाब में 126 स्कूल इस समय चल रहे हैं सर्वहितकारी के। तो ये बड़ा उन्होंने एक तरह से पूरी 50 वर्ष की जो गतिविधियां थी उनका बड़ी विस्तार से उन्होंने अपना बतला। उसके बाद मैं माननीय जेएम काशीपति जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने शिक्षा का महत्व बताते हुए बड़े विस्तार से उन्होंने एजुकेशन के विभिन्न पहलुओं का देश की सफलता के लिए योगदान बताया। और इस बात पर उन्होंने खास तौर पर अपना अनुभव व्यक्त किया, अपने मन की बात रखी कि सीमावर्ती क्षेत्र में और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा देनी कितनी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की रचना का लक्ष्य, शिक्षा का एक अहम भूमिका का स्थान है, इस बारे में भी उन्होंने वर्णन किया। उसके बाद श्री विजय नड्डा जी ने अपने अनुभव के अनुसार बताया कि किस तरह से हमारी आगे की जो पॉलिसी है या आगे का जो चलना चाहिए, किस तरह से हमें एक्सीलेंस सेंटर्स खोलने चाहिए, किस तरह से उनका एक लक्ष्य है कि 5000 विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा दी जाए या उनसे कम फीस लेके उन्हें शिक्षा दी जाए। और एक उनका जो बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था कि किस तरह से सिंगल टीचर शिक्षा जो है, ये स्कूल स्लम्स के लिए उन्होंने टारगेट किया। जो स्लम्स शहरों में हैं, इनके जो बच्चे हैं, ये शिक्षा का अभाव इनमें रह जाता है। लेकिन अगर हम किसी तरह से ये एक सिस्टम बना लें कि सिंगल टीचर शिक्षा स्कूल स्थापित कर लें उपयुक्त स्थान पर, तो ये हमारा एक टारगेट बड़ी आसानी से पूरा हो सकता है कि जो स्लम्स में बच्चे हैं उनको प्रेरित किया जाए कि वो पढ़ें। इसके अलावा ये भी उन्होंने बात बड़ी अच्छी कही कि जो समाज में समर्थ व्यक्ति हैं उनको बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं, जो अपनी शिक्षा का बोझ नहीं उठा सकते, जिनके परिवार वाले किसी वजह से, गरीबी की वजह से या और किसी की वजह से, ये गरीब बच्चे जो हैं अपनी शिक्षा का इकोनॉमिक बोझ नहीं उठा सकते, इसके लिए भी उन्होंने करना अपना एक तरह से बताया कि ये हमारे फ्यूचर के प्रोग्राम्स हैं। तो मैं अंत में फिर एक बार माननीय जेएम काशीपति जी, संगठन मंत्री जी, श्री विजय नड्डा जी, संगठन मंत्री उत्तर क्षेत्र, श्री देशराज जी, महामंत्री उत्तर क्षेत्र, और मेजर जनरल सेवानिवृत्त सुरेश खजूरिया जी जो अध्यक्ष हैं सर्व हितकारी स्वर्ण जयंती समारोह समिति पंजाब के, और इस प्रोग्राम में शामिल सभी मित्रगणों का अति धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के आज के इस प्रोग्राम में अपनी शमूलियत की। धन्यवाद। जय। धन्यवाद सनी। अब मेरा गगनदीप जी से आग्रह रहेगा कि इस समापन की तरफ चलते हुए सुधना मंत्र के साथ हम इस समारोह समिति की बैठक को समाप्त करेंगे। श्री गगनदीप। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत दा भला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।